हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की ना तैयारी ना। तो दो एक दिन बीच में थोड़ी क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, रवि सर की नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही, तो आपको बता दें कि आपको पता एग्जाम चल रहे हैं, है ना। कंपटीशन के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आरआरबी पीओ का चल रहा है, और राजस्थान में जो ड्राइवर की भर्ती है, परिचालक की, चालक की, उसके एग्जाम चल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। और उधर से ग्रुप डी के एग्जाम भी जो 27 तारीख से स्टार्ट है, तो थोड़ा सा उधर बिजी रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी आप सबको टाइम में से टाइम निकाल कर अपनी क्लासेस आ रही है, तो इन क्लासों को कंटिन्यूटी देखते रहें। और वीडियो पे मैंने देखा है कि कुछ 3-4 व्यू आते हैं, उसके बाद में वीडियो बस नहीं रुक जाती है, तो देखा करो, वीडियो को शेयर शुरू किया करो। क्या जाता है, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप देखते ही नहीं हो। आप वीडियो देखते हो, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो बनाने का फायदा है। और अगर आप नहीं देखते हो तो फिर उसको ऐसे लगता है भी कोई फायदा ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा, तो किसके लिए बनाए। अब आप देखोगे तो बनाएंगे ना। चलिए, अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैंने कल आपको बोला ही था कि अपना एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ये टॉपिक है अपना बायोलॉजी का। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में क्या चीजें हैं। इस टॉपिक में एक चीज है, खास बात क्या है कि अगर आप इस टॉपिक को इंटरेस्ट लेकर देखोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर इसे आप बोरिंग समझ के पढ़ोगे तो ये बहुत बोरिंग है। क्यों? क्योंकि ये चीजें, जो ये चैप्टर है ना, ऊपर नाम देख रही हो, पादप जगत। देखो, वैसे अपने जंतु जगत की जब अपने पढ़ते हैं, मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं, जब आपको पाचन तंत्र पढ़ाया जाता है, श्वसन तंत्र पढ़ाया जाता है, तो आपको वो चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों? आप वो चीजें फेस करते हो भी, हाँ, हमने भोजन खाया, भोजन का क्या हुआ, सांस लिया, क्या हुआ वायु का, है ना, प्रजनन है, उत्सर्जन है, ये सारी चीज हम उसमें देख लेते हैं, क्योंकि हमें वो पता होता है। लेकिन अपने बात करें पादप जगत की, तो पादप जगत क्या है? आप इधर पादप का समझ के भी पेड़ पौधों की बात हो रही है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उसकी हम बात करेंगे। आज शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है पादप जगत। तो प्यारे बच्चों, इस पादप जगत को कहीं कहीं आपको प्लांटी जगत भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हो सकता है? प्लांटी अकेला, या प्लांटी जगत, प्लांटी जगत। इसके अलावा इसको आपका एक नाम और मिल सकता है, वनस्पति जगत। क्या मिल सकता है प्यारे बच्चों? वनस्पति जगत। तो देखा जाए तो पादप जगत है, या जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति जगत है, इसके बारे में यहां से आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में डालिए कि बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है? किसके पिता? बॉटनी के पिता। बॉटनी के पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और जिसका भी आंसर आएगा उसका मैं नाम मेंशन करूंगा वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं। पादप जगत हुआ क्या था? बहुत ही आज से 500, 700, 1000 वर्षों, करोड़ों साल पुरानी बात है, मजाक कर रहा हूं। तो उसमें क्या हुआ था कि एक वैज्ञानिक थे, जो मैंने आपको बताया था कैरोलस लिनियस के बारे में, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। लेकिन 5 जगत प्रणाली बनाई थी किसने? नाम याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, तो आपको आंसर करना है कि सर RH वीएटेक करने की थी। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो क्वेश्चन क्या आया था कि सर 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? तो प्यारे बच्चों, 5 जगत जो प्रणाली दी थी वो थी, आपके एक वैज्ञानिक थे, RH वीहेटेकर। क्या नाम था उनका? RH वीहेटेकर। अब आप बोलोगे सर हमें तो याद नहीं रहता। तो देखो, 5 जगत, कितने जगत? 5 में 5 लिखा और मिल रहा है, और विटेकर के नाम में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। लो जी, कनेक्ट कर दिया ना, चीजें आसान हो गई। विटेकर के नाम में भी 5 अक्षर हैं, तो उसने भी फिर कितने जगत प्रणाली दी थी? 5 जगत प्रणाली। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसने कहा कि जो जीवों का आधुनिक वर्गीकरण करा था, तो जीवों का आधुनिक वर्गीकरण भी किसने किया? तो ये भी आप बोल दोगे कि RH वीटेकर ने किया। क्वेश्चन 2 तैयार हो गए। तो इसने क्या कहा? इसने RH वीटेकर ने जीवों का आधुनिक वर्गीकरण किया, और पादप जगत को, ठीक है, पादप जगत की अपनी बात करें तो पादप जगत में इन्होंने किस प्रकार के जीवों को रखा? देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि 5 जगत प्रणाली किसने दी? RH वीटेकर ने। एक बात तो ये क्लियर। दूसरी बात क्या मेंशन की थी? जीवों का आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण, 5 जगत प्रणाली, दोनों एक ही बात है, तो वो भी किसने की थी? RH वीटेकर ने। क्लियर? 2 क्वेश्चन क्या?
अब जैसे कोई अपने वर्गीकरण करते हैं, किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो उसके गुणों के आधार पे करते हैं ना, उसके लक्षणों के आधार पे उसे वर्गीकृत करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आर.एच. विटेकर ने, इन्होंने देखा कि पादप में क्या क्या स्पेशल गुण हैं, उन गुणों को अपने साइड में रखते हैं और उनका एक अलग जगत बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जीव, कौन सा जीव, जो जीव क्या हो, बहुकोशिक हो। क्या हो, बहुकोशिक। बहुकोशिक का मतलब समझे तो, बहुकोशिक का मतलब समझे तो आप कह सकते हो कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हो, एक से अधिक कोशिकाओं का जिनका शरीर बना होता है। शरीर में क्या होगी, एक से अधिक कोशिकाएं होंगी, यानी कि एक कोशिका नहीं होगा। दूसरी क्या खास बात होगी उसकी, दूसरी खास बात होगी कि ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा, बिल्कुल होगा सर, क्लोरोफिल होगा। और तीसरी बात, अगर इनके पास क्लोरोफिल है और ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो ये स्वपोषी भी होंगे। क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, बिल्कुल होंगे सर। अब ये स्वपोषी हैं तो ये किसी से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक। क्या कहा जाता है, उत्पादक। ये किसी से हेल्प, मतलब किसी से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते, इनके पास अपने भोजन बनाने की खुद क्षमता होती है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है उत्पादक। क्लियर प्यारे बच्चों। पहली बात क्या देखी कि शरीर इनका कैसा होना चाहिए, बहुकोशिकीय होना चाहिए। दूसरी क्या खास बात है कि ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्लोरोफिल होगा, और जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जो जीव करते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी, और जो स्वपोषी होते हैं वो होते हैं उत्पादक। चलिए अगली बात, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ससिम केंद्रक, यानी कि विकसित केंद्रक। अब कोई नए बच्चे जुड़े हैं जिनको यूकैरियोटिक के बारे में नहीं पता, तो आप कोशिका वाले चैप्टर में जाकर इसका मैंने पूरा डिटेल समझाया हुआ है। कोशिका वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, उसको मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है अच्छे से, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक लाइन में इसको खत्म करूं तो कह सकते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, संपूर्णतः कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सारी चीजें पाई जाती हैं। और चौथी बात, इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है और इन्हें विकसित कोशिका भी कहते हैं। और यह बहुकोशिकीय जीवों में, वैसे तो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, प्रोटिस्टा जगत में अपने पढ़ के आ चुके हैं, और वैसे देखा जाए तो यह बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि कैसी कोशिका का प्रकार कैसा होना चाहिए, कोशिका का प्रकार होना चाहिए प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक। उत्पादक मैंने आपको बता ही दिया, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो भोजन का क्या करते हैं, ये उत्पादन करते हैं। स्वपोषी है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो स्वपोषी होंगे, कोई नई बात नहीं है। मेन बात आपको क्या नोट करनी है, अभी तक 3.5 लाख जीव इस पादप जगत में सम्मिलित हैं। अभी तक 3.5 लाख, 3.5 लाख जीव हैं जो इस पादप जगत के अंदर सम्मिलित किए जा चुके हैं। क्लियर। मुझे नहीं लगता इन 5 बातों में किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत होगी। फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जीवों का आधुनिक वर्गीकरण, आर.एच. विटेकर। कोशिका का प्रकार बहुकोशिकीय, यानी कि पादप जगत में जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक होगा, उत्पादक होंगे, स्वपोषी होंगे, और अब तक 3.5 लाख जीव हैं जो सम्मिलित किए जा चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर आपको जुड़े और साइंस में परेशानी हो, ये तो मजे वाली बात नहीं है। चलिए, नहीं होने देंगे आपको परेशानी, है ना। स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसको सर्व करता जाऊंगा, क्योंकि अपने आगे चीजों को जरूरत पड़ेगी। अब पादप जगत को भी आगे वर्गीकृत किया गया है, पादप जगत को भी आगे वर्गीकृत किया गया है। वैसे तो कई बुक्स में इसको वर्गीकृत किया गया है, मैं आपको लिख देता हूं शॉर्ट में। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा नंबर 1, नंबर 2 पर है आपका ब्रायोफाइटा, नंबर 2 पर है आपका ब्रायोफाइटा, नंबर 3 पर है आपका टेरिडोफाइटा, नंबर 3 पर है आपका टेरिडोफाइटा, नंबर 4 पर है आपका अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, और नंबर 5 पर है आपका अवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। क्या, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। कई बुक्स में तो इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार 5 अलग अलग वर्गों में किया गया है, लेकिन कई बुक्स में कैसे किया गया है, थैलोफाइटा नंबर 1, नंबर 2 पर है ब्रायोफाइटा, नंबर 1
थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, और नंबर पर 3 पर इसने कर दिया ट्रैकियोफाइटा। कौन सा फाइटा? ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा नहीं, ट्रैकियोफाइटा। चलिए, इसके बाद में इस ट्रैकियोफाइटा को आगे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यहां पर मैंने अनावर्त बीजी लिखा है, तो अनावर्त बीजी का मतलब होता है कि बीजों पर आवरण नहीं होता, बीजों पर आवरण नहीं होता, इन्हें नग्न बीजी भी बोलते हैं, नग्न बीजी भी बोलते हैं। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एंजियोस्पर्म होते हैं जो विकसित पादप होते हैं, संपूर्ण विकसित पादप होते हैं जो अपने देखते हैं, तो वो होते हैं आगे 2 प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पेशेंस बना के रखना बच्चों, बिल्कुल पूर्णतः पेशेंस बना के रखना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है। अब एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है? आप बोलोगे कि सर हमें समझ में नहीं आई ये 2 बातें, तो समझने वाले इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना, जो खेतीबाड़ी वाले बच्चे हैं उनको मैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आपको अलग करना सिखा देता हूं। आपने खेतों में सरसों भी बोई होगी इस सीजन में, और गेहूं भी बोया होगा। जैसे ही सरसों और जो आपकी गेहूं है ये दोनों बड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े थोड़े जैसे जमीन से लगभग इतने इतने बाहर निकल जाएंगे, आप दोनों का एक एक पौधा उखाड़ लेना, ठीक है। दोनों का एक एक पौधा उखाड़ना, ज्यादा पौधे नहीं उखाड़ने आपको, एक एक पौधा उखाड़ोगे तो आप फिर दोनों पौधों को अच्छे से धोकर साफ कर लेना, और उसके बाद में उस पौधे में डिफरेंस देखना, आपको पत्तियों में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसके शिरा विन्यास में भी डिफरेंस लगेगा, जड़ों में भी डिफरेंस लगेगा, उसकी लंबाई में भी डिफरेंस लगेगा। इतना काम कर लिया। उसके बाद में जब ये फसल कटाई होगी तो आप क्या करना, 1-2 बीज है वो गेहूं के ले लेना, और 1-2 बीज है या सरसों के या चना के ले लेना। बुक्स में चना का एग्जांपल बेस्ट दिया होता है, लेकिन आप सरसों का भी ले सकते हो, चने का भी ले सकते हो। चने का लोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आप दोनों की बीजों को देखोगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, बीजों को देखोगे ना तो और ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी, बहुत ही मजे से पढ़ो, आप कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इतना काम आप करना, फिर आपको और मजा आएगा। बाकी मैं ये चीजें आपको करवाऊंगा। अब अपने चलते हैं टॉपिक पे। तो कौन सा वर्ग है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 5 वर्ग हैं जो आपको सीरीज में याद होने चाहिए, ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा कर दो। उल्टा पुल्टा नहीं करना प्यारे बच्चों। क्या करना है, पहले थैलोफाइटा, साथ साथ बोलो मेरे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आपको 5 याद सीरीज में होने चाहिए। अगर ये 5 याद होते हैं ना तो आपको आधा काम आपका हो जाता है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस वीडियो से लाभ प्राप्त होने वाला है। जो इस क्लास को देख लेगा उसका ये पादप जगत वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो नहीं दिखेगा तो वो पीछे रह जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहना, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। आज अपने उठाते हैं एक जगत को। कौन सा उठाए भाई? अब सीरीज में पढ़ना है तो सर सीरीज से उठाओ आप, तो आपके कहने पे सीरीज पे उठा लेते हैं। तो पहला जगत उठाते हैं अपने थैलोफाइटा। कौन सा फाइटा? थैलोफाइटा। कौन सा फाइटा? थैलोफाइटा। चलिए थैलोफाइटा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो थोड़ी सी अपने थैलोफाइटा की बात कर लेते हैं। कर लीजिए सर, आपको कौन मना कर रहा है? बिल्कुल जी। चलिए थैलोफाइटा की बात करें। मार्कर ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी बच्चों। चलिए थैलोफाइटा। अब जो थैलोफाइटा में आते हैं कौन कौन से जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। एक तो शैवाल, शैवालों को कौन से में रखा जाता है? थैलोफाइटा में। कवक को, सर कवक को भी थैलोफाइटा में ही रख दो। जीवाणु को भी थैलोफाइटा में रख दो। देखा जाए तो ये सूक्ष्म जीव है ना, शैवाल भी सूक्ष्म जीव है, कवक भी सूक्ष्म जीव है, और जीवाणु भी सूक्ष्म जीव है। इन तीनों को आप किस में रख सकते हो? इन तीनों को आप थैलोफाइटा में रख सकते हो। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, क्या आप जीवाणु को, कवक को या शैवाल को, मुख्यतः शैवाल ही ले लो क्योंकि कवक हम पढ़ चुके हैं, जीवाणु भी पढ़ चुके हैं, तो आप शैवाल को उठा लो। जैसे आप शैवाल को देखते हो क्या आपको उसमें जड़ें नजर आती हैं? सर जड़ें तो नजर नहीं आती, ठीक है। क्या उसमें आपको तने नजर आते हैं? सर तने भी नजर नहीं आते। क्या आपको उसमें पत्तियां नजर आती हैं? सर पत्तियां भी नजर नहीं आती। तो इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित, विभक्त या बटा हुआ नहीं होता। तो सर फिर कैसा होता है? बस एक थैलस के समान होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से।
बस एक थैलस के समान। अब थैलस के समान है इसलिए इसे नाम दे दिया थैलोफाइटा। बस कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो शरीर जो होता है वो एक थैलस के रूप में होता है, जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता। इनका शरीर होता है जो जड़ तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि संवहन ऊतक, संवहन ऊतक शब्द को तोड़ो, संवहन ऊतक। देखो प्यारे बच्चों, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक होते हैं कोशिकाओं, एक जैसी कोशिकाओं का समूह है। एक जैसी कोशिकाओं का समूह है। एक जैसी कोशिकाओं का, एक जैसी कोशिकाओं का समूह है आपका ऊतक होता है। क्लियर? यानी कि एक जैसे कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका जब समूह बनाया जाता है तो उन्हें बोलते हैं ऊतक। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए उसके बाद में बोल रहा है कि संवहन। संवहन का मतलब अगर मैं कहूं तो परिवहन कह सकता हूं, चीजों का आदान प्रदान कह सकता हूं, चीजों को लेके आना लेके जाना कह सकता हूं। बिल्कुल कह सकते हो सर। तो पादप में जो संवहन ऊतक होते हैं उसका आपको नाम ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। एक होता है जाइलम, कौन सा? जाइलम। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों फ्लोएम। अब यही मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जाइलम होता है जो क्या करता है? जल का वहन करता है। किसका? जल का वहन। यानी कि जब पौधे को, देखो जाइलम क्या है? जाइलम और फ्लोएम ये दोनों होते हैं संवहन ऊतक। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? संवहन ऊतक होते हैं। यानी कि ये चीजों को लेके आते हैं और लेके जाते हैं। तो जो जाइलम काम करता है ना वो जल पर काम करता है। यानी कि भूमि से जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण करना होता है तो भूमि से जल ऊपर लेकर जाता है पत्तियों में। कौन? जाइलम। तो जैसे जाइलम और जैसे जल। ठीक है। तो सर फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो भोजन बनेगा। प्रकाश संश्लेषण में भोजन का वहन, तो भोजन को पौधों की पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में लेकर जाता है। कौन? भोजन को कौन लेके जाता है प्यारे बच्चों? फ्लोएम लेके जाता है। तो फ्लोएम से एफ, एफ से फूड, फूड से भोजन। क्लियर? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। संवहन ऊतक आ गया। तो अपने थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं। तो अब देखो ये बोल रहा है कि संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम नहीं होते, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। यानी कि चीजों का आदान प्रदान के लिए संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपोर्टेंट बात किसमें? थैलोफाइटा में। एग्जाम्पल अपने बात कर। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था कि शैवाल, कवक और जीवाणु सहित अपने थैलोफाइटा होते हैं। तो जीवाणु के बारे में अपने पढ़ चुके हैं डिटेल से, कवक के बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो रहा अपना शैवाल। तो अब शैवाल की बारी। शैवाल नाराज थोड़ी करना है अपने को, है ना। कवक को ले लिया, जीवाणु को ले लिया, शैवाल बोले मुझे भी लो, मेरे बारे में बताओ ना लोगों को, मैं कोई ऐसे थोड़ी हूं। फिर क्या हो गया? मुझे छोटे वर्ग में रख दिया तो, है ना। तो शैवाल को नाराज नहीं कर सकते अब अपने, तो शैवाल को भी लेना पड़ेगा। शैवाल को प्यारे बच्चों एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी। एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब जो शैवाल होता है वो सबसे सरल पादप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइन को नोट कर लो। सबसे सरल पादप जगत कौन सा होता है? तो आप बोलोगे कि थैलोफाइटा होता है। कौन सा जगत होता है? पूछे कि सबसे सरल पादप जगत कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे कि सर हमारा सबसे जो सरल पादप जगत होता है वो शैवाल का होता है। ठीक है। अध्ययन, यानी कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है प्यारे बच्चों फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। दोनों ही सही है भाई। फाइकोलॉजी भी सही है और एल्गोलॉजी भी आपका सही है। क्लियर? चलिए अब बोल रहा है, अब मोटी मोटी बातें ऐसी जो आपको ऑलरेडी पता है कि बोल रहा है कि हरित लवक पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाएगा, पादप जगत है तो हरित लवक पाया जाएगा, कॉमन सेंस की बात है ना। संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, पढ़ चुके हैं। थैलोफाइटा में नहीं है तो शैवाल में भी नहीं होंगे। स्वपोषी होते हैं। अब देखो ये कॉमन सेंस की बातें अपने पता है कि स्वपोषी भी होंगे, यहां से क्वेश्चन नहीं उठेगा। ठीक है। चलिए अब ये रहते कहां पे हैं? कहां पे रहते हैं भाई शैवाल? कहां पे रहते हैं? चलो मैं बता देता हूं कहां पर रहते हैं, जहां पर इनको जगह मिल जाती है। कहां कहां पे? जैसे ताजे जल में, समुद्री जल में, झरनों में, कीचड़ में, नदी में, तालाब में, जहां पर जगह मिल गई, यानी कि जहां पर इनको पानी मिलेगा या जहां पर इनको नमी मिलेगी वहां पर ये अपना निवास स्थान बना लेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए कुछ शैवाल होते हैं ना, वैसे सारे तो नहीं होते प्यारे बच्चों, कुछ जो शैवाल होते हैं वो गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। कभी इधर चल तो कभी उधर चल, है ना।
कभी इधर चल तो कभी उधर चल। तो ये गति करने के लिए ना इनमें कुछ विशेष चीजें पाई जाती हैं। वो विशेष चीज क्या है? गति करने के लिए इनमें कुछ विशेष चीज पाई जाती है, तो वो विशेष चीज ही हमें पढ़नी है। वो विशेष चीज क्या है? चलो देख लेते हैं क्या है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी नाम है, फ्लैजिला। क्या नाम है? कुछ शैवालों में गति के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? फ्लैजिला पाए जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला। अब आपको शैवालों के प्यारे बच्चों नाम ध्यान रखने हैं। कुछ सवालों के आपको नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि क्रिप्टोफाइटस। कौन से फाइटस? क्रिप्टो, बड़ा बड़ा लिख देता हूं भाई, क्रिप्टोफाइटस। ये वो शैवाल होते हैं बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल। किस पर पाए जाने वाले? बर्फ पर, बर्फीले स्थानों पर या बर्फ पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं वो होते हैं क्रिप्टोफाइटस। पहली बात। दूसरा है शब्द लिथोफाइटस। कौन सा फाइटस? लिथोफाइटस। लिथोफाइटस। तो लिथोफाइटस होते हैं वो चट्टानों पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं उन्हें बोलते हैं लिथोफाइटस। किस पर? चट्टानों पर पाए जाने वाले जो आपके शैवाल होते हैं उन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों लिथोफाइटस। चलिए अगली बात देखते हैं। अगली बात ये कह रहा है कि इनकी कोशिका भित्ति। देखो पादप की अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो मैं बहुत बार करवा चुका हूं, कमेंट सेक्शन में डाल देना। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो उसी प्रकार शैवाल की भी जो कोशिका भित्ति है ना वो भी किसकी बनी होती है? वो भी प्यारे बच्चों सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, तो शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। अब स्टोर भोजन देखो, जो पादप हैं अपने पादप जगत पढ़ रहे हैं तो अपने पादप जगत में थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं और थैलोफाइटा में शैवाल पढ़ रहे हैं। तो शैवाल क्या है? स्वपोषी है। शैवाल क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी है। ठीक है, स्वपोषी है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा सर। अब भोजन बनाएगा तो ये भोजन को स्टोर भी तो करेगा, भोजन को क्या करेगा? भंडारण भी तो करेगा। तो इसमें जो जब वो भोजन का भंडारण करता है तो वो किस रूप में करता है? वो आपको ध्यान रखना है, वो करता है मंड या स्टार्च के रूप में। मंड या स्टार्च के रूप में ये भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, ये दो बातें यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे तो ये अब आपके लिए क्वेश्चनों की बौछार है, बहुत ही मजेदार क्लास है और सवाल से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। अब जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनको तो बहुत ही फायदा है और जो नहीं देख रहे उनको तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आपकी मर्जी। कई बच्चे क्वालिटीज पे जाते हैं कि सर क्वालिटी नहीं है, वो मैं उसके बारे में मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, चलिए जननांग। जनन अंग यानी कि जनन करने के लिए इनमें अंग पाए जाते हैं, वो एक कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकांग होते हैं। और निषेचन के बाद इनमें भ्रूण नहीं बनता, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। चलिए इसमें ना कुछ वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि कलर पाए जाते हैं। शैवाल है ना अलग अलग कलर के होते हैं, तो अलग अलग कलर के लिए मैंने आपको वर्णक बताए थे। पीछे भी मैं पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी क्लास में बताया था, लेकिन पीछे वाली क्लास में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर फिर जिक्र कर देता हूं। अगर किसी शैवाल में हरा वर्णक पाया जाता है, कौन सा वर्णक प्यारे बच्चों? हरा वर्णक, उसे बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। अगर किसी में लाल पाया जाता है तो उसे बोलते हैं रोडोफाइसी। RED रेड, लाल, रोडोफाइसी। और अगर किसी में भूरा वर्णक पाया जाता है तो उसे बोलते हैं थियोफाइसी। ठीक है, हिंदी में पूछे तो हरा शैवाल बोल देंगे, यहाँ पे लाल शैवाल बोल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भूरा शैवाल बोल देंगे, कुछ भी नहीं है। हरा वर्णक क्लोरोफाइसी, लाल वर्णक रोडोफाइसी और भूरा वर्णक थियोफाइसी। बस इतनी बात है, इसके अलावा कुछ भी आपकी चीजें नहीं है। बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही मजेदार चीजें हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ताकि आपको विद में दिक्कत ना आए। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें जो जनन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं। चलिए यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, संचित भोजन मंड या स्टार्च, जननांग एक कोशिक, निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनता, हरा वर्णक क्लोरोफाइसी, लाल वर्णक रोडोफाइसी, भूरा वर्णक थियोफाइसी। और जननांग लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। चलिए अब इनकी कुछ विशेष बातें हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, वो अपने देख लेते हैं। इसमें भी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, पर फिर भी अपने देख लेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा भाई, तो पेशेंस बना के रखें। और लंबा तो कह सकते हैं, लगभग 7-8 क्लासें हो जाएंगी इसकी। कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में दूसरे पादपों पर पाए जाते हैं,
कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो अधिपादप के रूप में दूसरे पादपों पर पाए जाते हैं, तो उसमें आपको नाम याद रखना है उडोगोनियम। कौन सा गोनियम? उडोगोनियम। उडोगोनियम, उडोगोनियम है, ये एक शैवाल है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक शैवाल है, ठीक है। ये पादपों पर है ना, जैसे मान लीजिए कोई पादप है, इसके ऊपर पाया जाएगा, इसके रूप में, अधिपादप के रूप में, ठीक है। यानी कि वास्तविक पादप के रूप में नहीं होता, ये पादप जैसा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, अब एक शैवाल अब अलग अलग हैं, तो अलग अलग नाम है। जैसे उडोगोनियम है तो क्या है? ये अधिपादप के रूप में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ऐसा कौन सा शैवाल है जो अधिपादप के रूप में पाया जाता है, तो आप बोल दोगे सर उडोगोनियम है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कछुए की पीठ, एक है ना शैवाल है जिसका नाम है प्रोटोडर्मा। कौन सा डर्मा? प्रोटोडर्मा। ये जो शैवाल है ना, ये पाया जाता है कछुए की पीठ पर। किसकी पीठ पर? कछुए की पीठ पर। तो कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा। कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा। एक है क्लेडोफोरा। कौन सा फोरा? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा, ये जो पाया जाता है ये घोंगे पर पाया जाता है। किस पर? घोंगा। अब आप बोलोगे कि सर कछुआ घोंगा कहां से लेके आ रहे हो? तो जब अपने जंतु जगत पढ़ेंगे तो ये वहां पर आएगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे बहुत ही मजा आने वाला है। अब आप इसको बोरिंग मान रहे हो तो मेरा कोई इसमें दोष नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो घोंगे पर पाया जाने वाला शैवाल क्लेडोफोरा। कौन सा? क्लेडोफोरा किस पर पाया जाता है? घोंगे पर। और कछुए की पीठ पर प्रोटोडर्मा, और अधिपादप के रूप में उडोगोनियम। इस तरह से बार बार रिवाइज करोगे, लिखोगे इनको तो आपको याद होंगे। अगर सीधा क्लास देख ली, हाँ जी हमने तो क्लास देख ली, काम खत्म हो गया, नहीं होगा। अगर क्लास देखने के बाद नोट्स नहीं बनाए, साथ के साथ लिखा नहीं इन चीजों को, तो कोई फायदा नहीं है, पहले बता देता हूं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर साइंस बोरिंग होती है, तो देखो तेरे बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, चीजें बोरिंग हो चाहे इंटरेस्टिंग हो, सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती है तो सभी नौकरी लग जाते हैं ना। तो बोरिंग चीजें भी पढ़नी पड़ती है, बाकी बोरिंग है नहीं, आप बना देते हो। बोरिंग कोई चीज नहीं होती, किसी भी चीज में इंटरेस्ट पैदा करो बस, ठीक है। किसी भी चीज में इंटरेस्ट पैदा करो, बात सिर्फ इंटरेस्ट की होती है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। चलिए, अब एक है ना हाइड्रा है, जंतु है, एक जंतु का नाम है हाइड्रा। वैसे इससे जुड़ी बातें बता देता हूं। हाइड्रा है ना, हाइड्रा ये निम्न वर्गीय जंतु है। कौन सा वर्गीय? निम्न वर्गीय। आगे पढ़ेंगे, निम्न वर्गीय जंतु है ये, ठीक है, निम्न वर्गीय जंतु है। इसमें जो जनन पाया जाता है वो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा जनन होता है इसमें, मुकुलन के द्वारा। इसके शरीर में एक शैवाल पाया जाता है, इसके शरीर में पाया जाता है एक शैवाल, हाइड्रा के शरीर में एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है जुक्लोरेला। जुक्लोरेला, जुक्लोरेला। अब थोड़ा सा मैं तोड़ के बता देता हूं, वैसे तो चीजें याद नहीं। जुक्लो का मतलब यह बोल रहा है कि झुक लो मेरे सामने, नहीं तो मैं आपकी रेल बना दूंगा, है ना, बागड़ी बोलते का रेलो बांध दूंगा तेरे, वो बात कर रहा है ये। अब ये हाइड्रा बेचारा इससे डर जाता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रह लो। अब जो दो शैवाल साथ में रहते हैं या दो चीजें साथ में रहती हैं तो वो कौन सा संबंध होता है प्यारे बच्चों? वो होता है सर सहजीवी संबंध। क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। तो हाइड्रा निम्न वर्गीय जंतु होता है, तो हाइड्रा के शरीर में जुक्लोरेला नामक शैवाल पाया जाता है जो कि हाइड्रा के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। क्लियर? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद में एक सवाल और है जो परजीवी के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? परजीवी के। तो परजीवी है तो सीधी सी बात क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो उस सवाल का नाम है सिफेक्यूरेस। क्या नाम है? सिफेक्यूरेस। ये एक सवाल है, ये जो चाय, चाय गरम वाली, चाय कॉफी, ये चाय तो वो है कि चाय गरम, और ये कॉफी वो है कदे कॉफी पे बुलाया करो, है ना। तो चाय और जो कॉफी होती है उनकी पत्तियों पर ये पाया जाता है। किस पर? चाय और कॉफियों की पत्तियों पर पाया जाता है और परजीवी के रूप में। कौन सा सवाल? सिफेक्यूरेस, सिफेक्यूरेस। चलिए, अब एक सवाल है जिसका नाम है साइमन सियला। साइमन सियला,
साइमन सियल्ला नामक एक शैवाल है जो पेड़ों की छाल पे, दीवारों पे, चट्टानों पे आदि पे पाया जाता है। साइमन सियल्ला, साइमन सियल्ला। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल है ओसिटोलेरिया। कौन सा टेरिया? ओसिटोलेरिया। ओसिटोलेरिया। ओसिटोलेरिया नामक जो सवाल है ये मानव यानी कि होमोसैपियंस यानी कि हम वह अन्य जंतु यानी कि अन्य जंतुओं की आंत में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, अन्य जंतुओं की आंत में पाया जाता है। क्लियर? कोई चीज नहीं समझ में आए क्लास को पॉज करो, अगर अक्षर नहीं दिखाई दे रहे तो थोड़ा सा जूम करो, नोट डाउन करो और नोट्स बनाओ और फिर इसके बारे में और सुन के देखो। एक क्लास को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये क्लास को करते हैं अपने यही समाप्त। कल अपने सवाल का पढ़ेंगे जनन, कि सवाल में जनन कैसे होता है ना। छोटा सा जीव है फिर भी जनन करता है, बिल्कुल करता है। तो कल इसके बारे में अपने जनन की बातें करेंगे कि इसमें जनन कैसे होता है, क्या होती है चीजें, सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी बनाए रखें। और जैसे कई बार ना क्लासें नहीं आ पाती तो आप क्या किया करो, उस क्लास को ना रिवीज कर लिया करो और नोट्स को रिवाइज कर लिया करो। आप ऐसे नहीं भी सर ने क्लास नहीं डाली हम भी याद नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, आपने सारी क्लास में प्रॉपर देख रहे हो तो आप उसमें काम किया करो। जो आपने नोट्स बनाए है ना, जिसके मान लीजिए अपने नोट्स नहीं बने तो उस टॉपिक को उठाओ, उसके नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, और उसके बाद में जैसे नोट्स तैयार हैं तो उस क्लास को देखो, रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो। मतलब आप रिविजन पे रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपको इतना मैटर दे दिया है कि आप 2-3 महीने आराम से कर सकते हो, फिर भी लगातार अपने करने। ऐसे नहीं है भी हाँ मैटर हो गया अपना ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे अपने पूरा। इसको मैं कह रहा हूँ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। फ्री में सारा आपको इतना कुछ मिल रहा है और देखते हैं कुछ ही दिनों में हमारा जो काम है वो चल रहा है। आपको जो कंप्लीट हिंदी, जैसे ही आपकी हिंदी की कंप्लीट होती है, आप क्या करना, हिंदी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक नंबर दूंगा जिसमें आप टेलीग्राम पे, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको। वहां पर आपको पीडीएफ पर्सनली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसको ही करवाई जाएगी जो चैनल सब्सक्राइब +5 सब्सक्राइब करवा के लेके आएगा। उसको कंप्लीट हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट्स बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आने दें। और देखा जाए तो आज मैंने एक छोटा सा लाइन देखी थी कहीं कि इंतजार, हमें इंतजार है उस पल का, हमें इंतजार है उस पल का जिस दिन बड़े भाई के स्टेटस पर लिखा होगा, जिस दिन, सॉरी, हमें इंतजार है उस पल का जिस दिन बड़े भाई के स्टेटस पर लिखा होगा कांग्रेचुलेशन छोटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद।